हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे, जिसमें 1 से लेकर 39 तक प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी का उत्तर आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इससे पहले हमने और भी वीडियोस का अपलोड कर रखा है चैप्टर नंबर 1 का, इसका लघुतरीय और दीर्घतरीय और न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाएंगे। तो आप लोग पेशेंस लगा करके चैनल पे बने रहें और देखते रहें वीडियो को, और भी जो आपके इंपॉर्टेंट है आपके लिए उन सारे वीडियो को आप देखते रहें। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को सोल्व करते हैं आज के इस वीडियो में अति लघुतरीय प्रश्नों को। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे कि हवा से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है? ये दो आपके पास कंडीशन दिए गए हैं कि विरल से जब सघन में जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माध्यम 1 माध्यम 2 से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। ऐसा क्यों है? तो आप जानते हैं कि सघन वही होता है जो प्रकाशीय रूप से या अभिलंब से क्या कर दे, उसे दूर मोड़ दे। ठीक है, अभिलंब से उसे क्या कर दे, दूर मोड़ दे, उसी को सघन माध्यम कहते हैं। या कह सकते हैं जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसका वो क्या होता है, सघन होता है। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वायु में प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3000 किलोमीटर। अगर इस चीज को आप समझ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कहीं कहीं आप लोगों को ये लिखा हुआ मिलेगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये भी प्रकाश का ही चाल होता है 1 सेकेंड में। तो आप लोग इस चीज को भी याद रखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो उत्तर में हमने लिखा है, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है और इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। और इसका अगर हम सूत्र कहें तो यहाँ पे ये होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, आप इस चीज को भी ध्यान में थोड़ा सा रख लेना। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अपवर्तनांक की परिभाषा दें। तो यहाँ पे हमने लिखा है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का या विरल माध्यम का? तो अभी हमने आपको ऊपर समझाया था कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसी कारण से प्रकाश क्या करता है, अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सघन माध्यम का। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, इसका तात्पर्य यह है कि पानी में प्रकाश की चाल 0 होता है या वायु में प्रकाश की चाल 1/1.33 अथवा 3/4 गुनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे आपको फिगर दिए गए हैं, इसमें 3 फिगर यहाँ पे आपको दर्शाए गए हैं। एक फिगर में क लिखा गया है, जो ये फिगर है आपका
ख फिगर में ये है और ग फिगर में ये है। ये तीनों को आपको ध्यान से देखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन क्वेश्चंस को आपको इन फिगर के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। जैसे कि यहाँ पे कहता है क्वेश्चन क में, क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है 1, 2 एवं 3 में, 1, 2 एवं 3 में कौन निर्गत किरण नहीं हो सकती है। तो आप सभी को डेफिनेशन पता होगा कि निर्गत किरण कहते किसको है। तो आप जैसा कि जानते हैं निर्गत किरण वो होता है जो एक माध्यम से निकल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और फिर यानी पुनः फिर से वो पहले ही माध्यम में जब वो पहुंच जाता है तो ऐसे किरण को निर्गत किरण कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन निर्गत किरण नहीं हो सकता है। तो देखिए एक फिगर में आप देख रहे हैं फिगर क में कि यहाँ से जब प्रकाश की किरण इस बिंदु पर जा रही है तो ये निकल रही है। ठीक है, तो ये तो आपका निर्गत किरण हो गई। सेकंड में अगर हम बात करें तो सेकंड में यहाँ से जब प्रकाश की किरण गई तो ये कांच में प्रवेश करके के फिर से ये पुनः इसमें आ गई, यानी कांच से बाहर निकल गई। तो इस कंडीशन में यहाँ भी निर्गत किरण बन गई। अगर हम थर्ड फिगर की बात करें तो इसमें हवा से कांच में गई लेकिन ये कांच से बाहर नहीं निकला, ये किरण कांच से बाहर नहीं निकला। इस कंडीशन में यहाँ पे कोई निर्गत किरण का निर्माण नहीं हुआ। तो यही आपका उत्तर बन जाएगा पहला का ऑप्शन ग बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में कहता है आई का मान कितना होगा। यहाँ तीना लिखा गया है, आप लोग थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे। आई का मान कितना होगा, यहाँ पे की कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे कितना। ठीक है, आई का मान कितना होगा। अब चलिए इसको हम दिखाते हैं आई का मान कैसे होगा। यहाँ पे हमने समझाया भी था निर्गत किरण को लेकर के, फिर उसके बाद हमने बताया कि आई का मान जो होगा वो 60 होगा। कैसे होगा आप इस फिगर को देखिए और जरा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये आपका कौन कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे जब 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा, 60 डिग्री ही बनाएगा। तो इसलिए आई का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि ग में कि सिल्ली या पट्टी से होकर गुजरने वाली किरण का पथ दर्शाइए। यानी आपको एक फिगर खींचना है जिसमें कोई सिल्ली से, आयताकार सिल्ली हो या कोई किसी तरीके का भी सिल्ली हो, उससे आपको गुजरने वाले किरण पथ को दर्शाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे दर्शाया है, ये हमने एक आयताकार लिया है। ठीक है, ये आयताकार सिल्ली लिया है, ऊपर यहाँ पे हवा है और अंदर में ये कांच है। ठीक है, अंदर में क्या है, ये कांच है। इससे जब प्रकाश की किरण, देखिए यहाँ पे हमने दर्शाया भी है, आपतित किरण जा रही है, यहाँ पे यह विलंब है, फिर से ये बाहर निकल रही है। तो ये फिगर आपको यदि आप यहाँ पे इसको दर्शा देते हैं तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना और इसे नोट भी कर लेना। हमने यहाँ पे आपको ग में समझाया, पहला क्वेश्चन में समझाया था निर्गत किरण। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निर्गत किरण क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये आपका कौन सा किरण है, निर्गत किरण है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेंस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अगर हम लेंस की बात करें तो एक आपका लेंस होता है उत्तल लेंस। चलिए हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं लिखे हैं तो। फर्स्ट में आपका होता है उत्तल लेंस, ठीक है, और सेकेंड में आपका होता है अवतल लेंस। ये लेंस का प्रकार है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 कहता है कि लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दें, यानी लेंस के मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। उत्तर में हमने लिखा है लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पतला लेंस क्या है। तो आइए इसका भी उत्तर जान लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है वैसा लेंस जिसकी मोटाई वक्रता त्रिज्या के तुलना में न के बराबर हो उसे पतला लेंस कहा जाता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है प्रत्येक लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है, ये आपको बताना है। उत्तर में हमने लिखा है यहाँ पे 2 द्वितीय फोकस को, यानी लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में आपका 2 फोकस होते हैं, जिसको हम लोग कहीं कहीं F1 F2 या कोई कोई F से और F' से सूचित करता है। ठीक है, ये आपका क्या है, फोकस है।
और इसमें द्वितीय जो फोकस होता है, और आप सभी को बता दें कि द्वितीय जो फोकस होता है वो अवतल लेंस के फोकस को ही मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। आप इस चीज को ध्यान में थोड़ा सा रखना। और ये द्वितीय फोकस यानी f2 को ही कहा जाता है मुख्य फोकस। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहां रखें कि उसके आकार के बराबर के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। यानी इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहां रखने पर उसके आकार का ही, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, आप कहां रखेंगे उत्तल लेंस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब वस्तु को उत्तल लेंस की दूनी फोकस यानी 2f' पे या 2f2 पर रखें तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का और वास्तविक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की या अवतल लेंस की। तो आप सभी को पता होगा इसका उत्तर, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें f' या f पर ही प्रतिबिंब बनता है या f पर ही इसका पूरा काम में होता है, लेकिन अवतल में क्या होता है f2 पर इसका पूरा कार्य होता है। इसी के कारण से उसका जो प्रतिबिंब उसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक, ये आपको बताना है। तो अभी हमने ऊपर आपको समझाया था कि अगर अपवर्तनांक का मान कम होता है तो वो क्या होगा, सघन विरल माध्यम होगा, और जिसमें अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन माध्यम होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रकाश की चाल कम होगी या ज्यादा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिक होती है। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका उत्तर बहुत इजी है, उत्तर में हमने लिखा है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 19 यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर यानी अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उत्तर में हमने लिखा है f2 पर बनेगा यानी द्वितीय फोकस पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तर में इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21 यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस होगा। उत्तर में इसका हो जाएगा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा तब उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और साथ में आवर्धित का मतलब बच्चों होता है बहुत बड़ा। ठीक है, आवर्धित का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये पिन के जगह पे कोई भी वस्तु हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पिन की बात करी गई है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कहता है कि किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहां रखें कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब वस्तु को लेंस के फोकस f' पर रखा जाता है तब उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, अनंत पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 दैनिक जीवन में लेंसों के दो साधारण उपयोग बताएं। तो हमारे दैनिक जीवन में लेंस के बहुत जगह उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि चश्मों में किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी में किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने उत्तर में लिखा है दैनिक जीवन में लेंसों का निम्न उपयोग में हम लोग लाते हैं, जैसे कि चश्मों में, सूक्ष्मदर्शी में, टेलीस्कोप में, ये सभी चीजों में हम लोग क्या करते हैं, लेंस का उपयोग लाते हैं। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाले चित्र वास्तविक हैं या आभासी। तो उत्तर होगा ये आभासी प्रतिबिंब नहीं होते हैं, ये बल्कि वास्तविक होते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को ही आप पर्दे पर उतार सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं उतार पाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आइए 26 कहता है किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। उत्तर में हमने लिखा है कि जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब आभासी एवं आवर्धित बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर दूनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका उत्तर होगा बाईं ओर बनेगा और वो भी दोनों फोकस दूरी पर बनेगा। दाईं ओर बनेगा और दोनों फोकस दूरी पर बनेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आइए 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक पतले लेंस की फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर है। यह उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस होगा। क्यों अवतल लेंस होगा? क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक है और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है। उत्तर में हमने लिखा है यह संबंध लेंस सूत्र के नाम से जाना जाता है, अर्थात लेंस सूत्र को हम लोग 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f के रूप में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन m में क्या संबंध होता है। तो हमने लिखा है कि m बराबर प्लस माइनस v बटा u होता है। आपको बता दें कि जब m का मान प्लस में आए तो हम लोग उस कंडीशन में कहेंगे कि जो वस्तु बनेगा, वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक और सीधा बनेगा। थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान रखना कि जब m का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, सीधा बनेगा। लेकिन जैसे ही m का मान ऋणात्मक आ जाता है तो ये बताता है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा किसी वस्तु का वो हमेशा उल्टा बनेगा। तो इन चीजों को आप ध्यान में थोड़ा सा रख लेना, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 पे 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है। किसी लेंस की जो फोकस दूरी f है और उसकी जो क्षमता p है उसमें क्या संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि p बराबर 1/f। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका उत्तर है डायोप्टर, या कहीं कहीं आपको मीटर प्रति मीटर भी लिखा रहेगा, ठीक है, प्रति मीटर भी लिखा हुआ रहेगा, तो दोनों आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। या सिंबल में ऐसे लिखा रहेगा और डायोप्टर में डी लिखा हुआ रहेगा। तो आप इन दोनों चीजों को समझ जाना कि ये लेंस की क्या है, क्षमता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए, यानी 33 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस 1.5 डायोप्टर है, यह लेंस उत्तल होगा या अवतल होगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो P बराबर सूत्र होता है 1/f। इस कंडीशन में आप देखें P बराबर 1/f, तो यहाँ पे P का मान दिया प्लस में 1.5D और यहाँ पे 1/f आ जाएगा। तो f का जो मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। तो जब f का मान जब प्लस में आता है तो वो कौन सा लेंस होता है, वो आपका उत्तल लेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। हमने लिखा भी है क्योंकि लेंस की जो फोकस क्षमता है यहाँ पर धनात्मक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, तो क्या यह लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकेगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आप क्या जवाब दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है और ऐसा आप उत्तल लेंस में देख सकते हैं। उत्तल लेंस में जब आप वस्तु को
जब आप वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखिएगा तो ऐसा ही आपको प्रतीत होगा, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में जो प्रकाश के किरण है उनका जो कटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो कटिंग पॉइंट क्या होता है, डॉट डॉट से मिलाने पर यानी काल्पनिक कंडीशन में बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ, बन सकेगा, लेकिन वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है लेंस प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। लेंस प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो उत्तर में हमने लिखा है लेंस में प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन द्वारा बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, इसे परिभाषित कीजिए। तो हमने लिखा है एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, यानी कि एक डायोप्टर बराबर कितना होगा, 1 मीटर। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो इसका तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं, P बराबर 1/f करके हल में आप लिख लेंगे P बराबर 1/f। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, तो आपको 2 मीटर फोकस दिया है। देखिए यहाँ पे 2 मीटर यानी f का मान आपको कितना दिया है, 2 मीटर। तो आपको p यहाँ से फाइंड करना है, तो आप p बराबर क्या लिखेंगे 1/f, फिर यहाँ से करेंगे p बराबर 1/2। जब इसको आप सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5, और ये किस चीज में आएगा, देख लीजिए यहाँ पे 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। तो ये जो आपका आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो आपका लेंस है वो अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है बच्चों वो हमेशा निगेटिव होती है। तो इसलिए जो P का मान निकल के आ जाएगा -0.5 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज आप समझ पाए होंगे और आपको समझ में आ भी गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है इसी का 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो लेंस की जो क्षमता होगी फिर से यही आपको निकालना होगा। इसमें आपको सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें जो P का मान आएगा P बराबर 1/f, तो पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा लेंस है आपका, उत्तल लेंस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2। जब इसको सोल्व आउट कर देंगे तो लिख देंगे +0.5 डायोप्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो आप सभी को पता ही है कि जिसकी क्षमता पॉजिटिव हो वो आपका उत्तल लेंस होता है, और जिसकी क्षमता निगेटिव हो वो आपका अवतल लेंस होता है। तो इस कंडीशन में इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, इसका कौन सा उत्तर होगा, तो इसमें आप लिख देंगे उत्तर में उत्तल लेंस। उत्तर में आप लिख लेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप सभी को मिल गया। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।